ये कहानी है गढ़मुक्तेश्वर की। एक ऐसा गांव जहां का माहौल ही अपने आप में एक किरदार है, खौफ और रहस्यों से भरा हुआ। कहते हैं वहां एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से डरते थे, और वो जगह थी गांव का पुराना सबस्टेशन। तो कहानी का हीरो है आर्यन, एक नौजवान इंजीनियर। उसकी पोस्टिंग होती है एक ऐसे गांव में जहां हर शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी और अंधेरा पसर जाता है। और यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब टकराव शुरू होता है। एक तरफ है आर्यन का लॉजिक और दूसरी तरफ गांव वालों का डर। आर्यन को लगता है अरे कोई तार ढीला होगा या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया होगा, लेकिन गांव वाले वो कहते हैं कि ये डर की आवाज है, ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता। और हॉरर कहानियों में अक्सर यही होता है ना, जब साइंस का सामना अंधविश्वास से होता है तो हीरो हमेशा उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है जो उसकी समझ से परे हैं। तो आर्यन को क्या लगता है? उसे लगता है कि ये गांव वाले बस आलसी हैं, बहाने बना रहे हैं। वो उनकी बातों को पूरी तरह से खारिज कर देता है और फैसला करता है कि वो इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देगा, सीधे उस पुराने पावर हाउस में जाकर। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग हैं, दीनदयाल काका, वो उसे रोकते हैं और एक बहुत ही डरावनी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। सोचिए, एक मामूली सा मेंटेनेंस का काम अब एक ऐसी यात्रा बन गया है जहां कुदरत के नियम ही लागू नहीं होते। तो पॉइंट यह है कि आर्यन सिर्फ बहादुर नहीं है, वो गांव वालों की बातों को बिल्कुल हवा में उड़ा देता है। और यही तो हॉरर कहानियों का एक क्लासिक प्लॉट पॉइंट है, जो ये पक्का कर देता है कि हीरो खुद चलकर सीधे खतरे के मुंह में जाने वाला है। अब आर्यन अपने क्वार्टर में अकेला है और धीरे धीरे माहौल डरावना होने लगता है। कुछ अजीब परेशान करने वाली आवाजें आ रही हैं और ठीक तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजे पर है रुद्र नाम का एक नौजवान, लेकिन उसमें कुछ अजीब है। वो देर रात को आया है। उसका चेहरा एकदम सफेद है, जैसे शरीर में खून ही ना हो। वो आर्यन से अपनी बहुत बीमार मां के लिए मदद मांगता है और कहता है कि उसका घर बस उस पुराने कुएं के थोड़ा आगे है। अब देखिए, उसकी मौजूदगी है तो बड़ी अजीब, पर अपनी मरती हुई मां की कहानी सुनाकर वो आर्यन के डर पर उसकी ड्यूटी की भावना को हावी कर देता है। तो मन में एक अजीब सी बेचैनी है। दीनदयाल काका की चेतावनी भी याद है, लेकिन फिर भी आर्यन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और रुद्र के पीछे पीछे ठीक उसी रास्ते पर चल देता है जिसके लिए उसे मना किया गया था। और यहीं पर पहली बार आर्यन को एहसास होता है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। रास्ते पे चलते हुए आर्यन के भारी जूतों की आवाज तो आ रही है, लेकिन रुद्र, उसके कदमों की कोई आवाज नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा, जैसे वो चल नहीं, हवा में तैर रहा हो। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन यही वो चीज है जो डर को धीरे धीरे बढ़ाती है। तभी अंधेरे से फुसफसाने की आवाजें आती हैं। कोई कह रहा होता है, एक और शिकार। आर्यन घबराकर रुद्र से पूछता तो वो कहता है, आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। अब ये जवाब कोई तसल्ली तो नहीं देता, बल्कि डर और गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा एक जाल है। आखिरकार वो एक घर के पास पहुंचते हैं, पर वो घर नहीं, एक खंडहर लगता है। हवा में एक तेज सड़ान जैसी बदबू है और घर के ठीक बाहर एक बिजली का खंभा गिरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो वो उस घर के दरवाजे पर पहरा दे रहा हो। और अब घर के अंदर कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, जहां आर्यन का सामना होता है उस खौफनाक सच से। आर्यन जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, वो सड़ांत की बदबू और तेज हो जाती है, बर्दाश्त के बाहर। और वो मुड़कर देखता है तो रुद्र गायब है। वो एकदम अकेला है, एक ऐसे कमरे में जो किसी कब्रगाह जैसा लग रहा है। अंदर बिस्तर पर एक औरत लेटी है, रुद्र की मां। और फिर वो बताती है उस रात की कहानी जो 2 साल पहले हुई थी। एक तूफान आया था, बिजली का खंभा गिर गया था। रुद्र उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि उसे करंट लग गया। उसे बचाने के लिए उसकी मां दौड़ी और वो भी मारी गई। और सबसे खौफनाक बात, गांव वाले अपने घरों से ये सब देखते रहे, पर किसी ने मदद नहीं की। ये जानने के बाद उनका गुस्सा सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि दुखद भी लगता है। तो अब वो क्या चाहते हैं? उन्हें कोई दवा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक कीमत, एक कुर्बानी। वो कहते हैं कि किसी को उस गिरे हुए खंभे को छूना होगा, उस करंट को अपने अंदर लेना होगा और मरना होगा, ताकि गांव को रोशनी मिले और उन्हें शांति।
आर्यन गिड़गिड़ाता है, कहता है कि वो तो बेगुनाह है, वो तो वहां था भी नहीं। इस पर रुद्र का भूत एक ऐसी बात कहता है जो इस कहानी का सार है। वो कहता है, खामोश रहना भी एक जुर्म है। और ये लाइन सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं है, ये उन सब पर एक सवाल है जो गलत होता देखकर भी चुप रहते हैं। बस इसी एक लाइन से ये कहानी एक सिंपल हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो अब बात करते हैं कहानी के आखिरी सबसे बेचैन कर देने वाले पलों की, जब आर्यन अपनी जान बचाने के लिए भागता है। आर्यन उस घर से बाहर भागता है। पीछे भूतों की डरावनी हंसी और चीखें हैं। वो उसी भूल भुलैया जैसे रास्ते पर दौड़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता खुद उसे फंसाए रखना चाहता है, बार बार मुड़कर उसे वापस उसी घर की तरफ ले जा रहा है। भागते भागते वो किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचता, बल्कि वो पहुंचता है गांव की सबसे खौफनाक जगह पर। वही पुराना कुआं जिसके बारे में दीनदयाल काका ने चेतावनी दी थी, जिसे गांव वाले यम का द्वार यानी मौत का दरवाजा कहते हैं। और कहानी यहीं एक भयानक मोड़ पर खत्म हो जाती है। कुएं के अंदर पानी नहीं है, बल्कि एक काला उबलता हुआ धुआं है, और उस धुएं में से आवाजें आ रही हैं जो आर्यन को बुला रही हैं। वो कहती हैं, रुको मत आर्यन, हमारे पास आओ, यहां बहुत शांति है, यहां कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर गलत होते हुए देखकर मदद ना करना जुर्म है, तो क्या उसकी कीमत किसी बेगुनाह को चुकानी चाहिए? ये न्याय, बदला और हम सबके एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी पर एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है। डर सबको लगता है,